तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए अर्थशास्त्र विषय पर आधारित रिवीजन को लेकर, और यह सेट नंबर 2 है। देखें जो इस संदर्भ में पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें: प्रेषण, व्यापार का संतुलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सरकारी ऋण। उपरोक्त में से कौन कौन से भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन जो हैं वो भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा है। विकल्प दिए गए हैं केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4। तो भुगतान संतुलन की अगर हम बात करें, उससे पहले आप ये जवाब देने की कोशिश करें। तो भुगतान संतुलन की अगर हम बात करें, या बैलेंस ऑफ पेमेंट या बीओपी कहते हैं, तो असल में यह किसी भी देश के निवासी और जो शेष संसार या शेष विश्व के बीच होने वाले सभी आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है, और जिसमें 2 खाते होते हैं, एक चालू खाता, दूसरा पूंजी खाता। तो चालू खाते के संदर्भ में बताना है कि इनमें से कौन कौन से हिस्से हैं। प्रेषण की अगर हम बात करें तो प्रेषण को एक तरफा हस्तांतरण या इंडिविजुअल या अदृश्य के तहत वर्गीकृत किया जाता है। मतलब ये बिना किसी भविष्य के पुनर्भुगतान दायित्व के आय का प्रवाह दर्शाते हैं, इसलिए ये चालू खाते का हिस्सा होते हैं। और व्यापार संतुलन यानी कि भौतिक वस्तुओं के निर्यात और आयात के जो मूल्य हैं उसके बीच के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं, तो ये जो चालू खाता होता है उसका एक प्राथमिक घटक है व्यापार संतुलन। तो प्रेषण और व्यापार का संतुलन ये चालू खाते का हिस्सा है। वहीं अगर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें या एफडीआई की बात करें, तो यह इसमें क्या है कि जो परिसंपत्तियां होती हैं उनके स्वामित्व में परिवर्तन शामिल होता है, और इसकी वजह से भविष्य में देनदारी या दावा उत्पन्न होता है। इसकी वजह से देखा जाए तो यह पूंजी का एक प्रकार से प्रवाह है, और पूंजी का प्रवाह है इसलिए यह चालू खाता में नहीं आता बल्कि यह पूंजी खाता में आता है। वही सरकारी ऋण की अगर हम बात करें तो सरकारी ऋण जो है, या जो सरकार द्वारा जो लिए गए बाहरी ऋण हैं, वो एक दायित्व का सृजन करते हैं, दायित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसको भविष्य में चुकाना ही होगा। तो इस दशा में इसको पूंजी खाते के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो ए हो जाएगा, केवल 1 और 2, यानी कि प्रेषण और व्यापार का संतुलन ये भुगतान संतुलन के चालू खाते के हिस्सा हैं। तो सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर यानी कि REER रियर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह व्यापारिक साझेदारों के सापेक्ष किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता का सूचक है। दूसरा कथन है कि रियर में वृद्धि आमतौर पर निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी का संकेत देती है। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या तो ना तो 1 नहीं 2। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य हैं यहाँ पे। असल में ये जो वास्तविक प्रभावी विनिमय दर या रियर जो है एक परिष्कृत मापदंड है, जिसका उपयोग जो है केंद्रीय बैंक और अर्थशास्त्री किसी भी मुद्रा के वास्तविक मूल्य का आंकलन करने के लिए करते हैं। इस संदर्भ में पहला कथन जो है सही है, जहां नियर में यानी कि NEER नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर यानी कि नॉमिनल एक्सचेंज जो रेट है उसके विपरीत ये क्या करता है, जो नियर है एक विदेशी मुद्राओं की एक टोकरी के मुकाबले किसी मुद्रा के भारित औसत को दर्शाता है। वहीं जो रियर है इस औसत को घरेलू देश और उसके व्यापारिक साझेदारों के बीच मुद्रास्फीति के अंतर के लिए समायोजित करता है। और यही कारण है कि किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय
स्पर्धात्मकता का सबसे विश्वसनीय संकेतक होता है रियर, इसलिए पहला कथन सही है। वहीं दूसरे कथन की बात करें कि रियर में वृद्धि आमतौर पर निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी का संकेत देती है, यह भी सत्य है, क्योंकि जो घरेलू मुद्रा होती है इसकी वास्तविक मूल वृद्धि जो है वो रियर में वृद्धि कहलाती है। इसका अर्थ ये होता है कि जो घरेलू मुद्रा है ये वास्तविक रूप से मजबूत हो रही है। हालांकि मतलब सुनने में अच्छा लगता है या सकारात्मक लगता है, पॉजिटिव लगता है कि रुपया जो है उसका वास्तविक मूल्य मजबूत हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जो घरेलू वस्तुएं होती हैं वो विदेशियों के लिए महंगी हो रही हैं, जबकि जो विदेशी वस्तुएं हैं वो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सस्ती हो रही हैं। इसकी वजह से जो बढ़ी हुई रियर है यानी कि REER है, आमतौर पर निर्यात स्पर्धा में कमी और आयात में संभावित वृद्धि का संकेत देती है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएंगे, यानी कि विकल्प सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे, ये भी भुगतान संतुलन से संबंधित है कि भुगतान संतुलन के चालू खाते के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात। दूसरा, घरेलू परिसंपत्तियों के विदेशी धारकों को किए गए आय भुगतान। तीसरा, विदेशों में किए गए निवेश से प्राप्त आय। चौथा, विदेशी सहायता और प्रेषण जैसे हस्तांतरण। ऊपर दिए गए विकल्पों में से कौन कौन से चालू खाते के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं? विकल्प हैं केवल 1, 3 और 4, 1 और 3, केवल 2 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो जैसा कि पहले ही बताया आपको, जी चालू खाता होता है कि किसी भी देश और शेष विश्व के बीच वस्तुओं, सेवाओं और आय के प्रवाह को दर्शाता है, और ये मूलतः शुद्ध परिसंपत्तियों के बजाय शुद्ध आय को दर्शाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो पहला कथन है कि वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात, ये भी सत्य है। दूसरा कथन कि घरेलू परिसंपत्तियों के विदेशी धारकों को किए गए आय भुगतान, ये भी आता है, ये भी सत्य है। तीसरा कि विदेशों में किए गए निवेश से प्राप्त आय, तो ये भी सत्य है। और चौथा कि विदेशी सहायता और प्रेषण जैसे हस्तांतरण, ये भी सत्य है, यानी कि ये सभी जो हैं चालू खाते के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 और 4। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 4 है कि रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इससे रुपये से जुड़े सीमा पार लेन देन में विनिमय दर के जोखिम को कम किया जा सकता है। दूसरा कथन है कि यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच में सुधार करके पूंजी की लागत को कम कर सकता है। तीसरा कथन है कि इससे जारीकर्ता देश को सिग्नियोरेज लाभ प्राप्त हो सकता है। चौथा कथन है कि इससे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता कम हो सकती है। बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या चारों। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि चारों कथन जो हैं ये सही हैं। अब देखिए क्या है कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से मतलब ये होता है कि सीमा पार लेन देन में जो भारतीय रुपया है इसके उपयोग की प्रक्रिया को बढ़ाया जाए। इसमें आयात और निर्यात व्यापार, उसके बाद जो अन्य चालू खाता है लेन देन, और फिर पूंजी खाता लेन देन, सब में भारतीय रुपयों का उपयोग शामिल है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पहला कथन जो है सही है। जब व्यापार का जो निपटान है भारतीय रुपये में किया जाएगा तो जो भारतीय निर्यातक हैं और जो आयातक हैं उनको अमेरिकी डॉलर जैसे विदेशी मुद्रा की जो कभी कभी अस्थिरता हो जाती है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। इसकी वजह से घरेलू व्यवसाय के लिए विनिमय दर का जोखिम और उससे जुड़ी जो हेजिंग लागत है वो समाप्त हो जाती है। तो पहला कथन जो है ये सत्य हो जाएगा। दूसरा कथन यह भी सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच में सुधार करके पूंजी की लागत को कम कर सकता है, क्योंकि इससे होगा क्या कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के व्यापक समूह तक बेहतर पहुंच प्राप्त होगी। तो इसकी वजह से जो पूंजी की लागत है उसको कम कर सकता है। तीसरा भी इस तरह सही है, चौथा भी सही है। तो ये सभी जो हैं रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संबंध में ये जो चारों कथन हैं ये चारों सही हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, चारों।
और अगला 5वां प्रश्न देखेंगे। 5वां प्रश्न है कि वोस्त्रो खाता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वोस्त्रो खाता एक ऐसा खाता है जिसमें एक घरेलू बैंक किसी विदेशी बैंक की ओर से घरेलू मुद्रा में घरेलू मुद्रा में अपना जमा रखता है। दूसरा कि किसी विदेशी देश के साथ व्यापार के मामले में आयात और निर्यात के लिए रुपयों में किए जाने वाले भुगतान ऐसे वोस्त्रो खातों के माध्यम से किए जा सकते हैं। बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना ही दो, और एक दो दोनों। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। अब क्यों? तो बात करें जो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यापार निपटान के संदर्भ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वोस्त्रो और नोस्त्रो जो खाते होते हैं असल में दोनों आवश्यक हैं। हालांकि ये दोनों अलग अलग शब्द हैं लेकिन एक ही बैंक खाते का वर्णन करते हैं दो अलग अलग दृष्टिकोणों से। तो जो ये वोस्त्रो खाता है असल में लैटिन शब्द वोस्त्रो से लिया गया है जिसका मतलब होता है आपका। तो वोस्त्रो खाता जो है ऐसे खाते होते हैं जो किसी भी घर कि कोई एक घरेलू बैंक, जैसे हमारा भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, किसी विदेशी बैंक की ओर से, यानी कि रूस को रख लीजिए, रूस की तरफ से घरेलू मुद्रा में यानी कि रूस का पैसा वह भारतीय रुपयों में अपने पास रखता है। तो ऐसा खाता SBI के लिए वोस्त्रो खाता कहलाएगा। तो पहला कथन कि वोस्त्रो खाता एक ऐसा खाता है जिसमें एक घरेलू बैंक किसी विदेशी बैंक की ओर से घरेलू मुद्रा में अपने पास राशि रखता है, जमा रखता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन कि किसी विदेशी देश के साथ व्यापार के मामले में आयात और निर्यात के लिए रुपये में किए जाने वाले भुगतान ऐसे वोस्त्रो खातों के माध्यम से किए जा सकते हैं। ऑफकोर्स किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों सही है। मतलब इसमें क्या है कि RBI ने एक विशेष व्यवस्था किया है जिसके तहत जो भारतीय आयातक साझेदार देश हैं, जो भारतीय से माल आयात करते हैं यानी कि हम जिनको निर्यात करते हैं, तो वो जो साझेदार देश हैं उनके बैंक के विशेष रुपया वोस्त्रो खाते में रुपये में भुगतान करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भारतीय निर्यातक हैं उनको इन्हीं वोस्त्रो खातों में जो उपलब्ध है राशि, उनसे इनका भुगतान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सही है। तो सही विकल्प डी, एक और दो दोनों। अगला 6वां प्रश्न देखेंगे हम। 6वां प्रश्न है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि SHC सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह किसानों को उनकी मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, साथ ही पोषक तत्वों की उचित मात्रा के बारे में सिफारिशें भी देता है। दूसरा कथन है कि मिट्टी की उर्वरता में होने वाले परिवर्तनों का आकलन करने के लिए यह कार्ड आमतौर पर हर 2 साल में एक बार जारी किया जाता है। तीसरा कथन है कि इस योजना के अंतर्गत मृदा मूल्यांकन में 12 मापदंड शामिल हैं जिसमें वृहद पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व और pH तथा विद्युत चालकता जैसे भौतिक संकेतक शामिल हैं। अब बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की अगर हम बात करें तो भारत सरकार के द्वारा फरवरी 2015 में स्वस्थ धारा खेतहरा नारे के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था किसानों को उचित संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने में मदद करना। तो जो कथन एक है ये सत्य है कि यह किसानों को उनकी मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, साथ ही साथ पोषक तत्वों की उचित मात्रा के बारे में सिफारिशें भी देता है, जानकारी भी प्रदान करता है, और कि किसको कितने मात्रा में मिलाना है ये भी जानकारी देता है। तो पहला कथन जो है सत्य है। दूसरे कथन की बात करें कि मिट्टी की उर्वरता में होने वाले परिवर्तनों का आकलन करने के लिए यह कार्ड आमतौर पर हर 2 साल में एक बार जारी किया जाता है, तो यह गलत है। मतलब क्योंकि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसान है असल में यह हर 3 साल में एक बार जारी किया जाता है। हालांकि यह प्रारंभ में जब 2015 में लॉन्च किया गया था तो 2015 से 17 तक यानी कि उस समय
2 वर्ष का था, लेकिन मृदा उर्वरता में दीर्घकालिक परिवर्तनों को बेहतर ढंग से ट्रैक किया जा सके, इसके लिए इसे बाद में 3 वर्ष के चक्र के लिए अद्यतन कर दिया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में दूसरा कथन जो है गलत है। वहीं तीसरे कथन की बात करें कि इस योजना के अंतर्गत मृदा मूल्यांकन में 12 मापदंड शामिल हैं, ये सत्य है, जिसमें वृहद पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व और पीएच तथा विद्युत चालकता जैसे भौतिक संकेतक शामिल हैं, ये भी सत्य है। अब जो 12 विशिष्ट मापदंड हैं, तो इसमें जो वृहद पोषक तत्व रखे गए हैं उसमें नाइट्रोजन रखे गए हैं, फास्फोरस और पोटेशियम रखे गए हैं। वहीं जो द्वितीयक पोषक तत्व हैं उसमें सल्फर को रखा गया है, जबकि सूक्ष्म पोषक तत्व में जिंक, लोहा, तांबा, मैंगनीज और बोरान को शामिल किया गया है। वहीं भौतिक मापदंड में पीएच, जिसमें अम्लता और क्षारीयता और विद्युत चालकता और कार्बनिक कार्बन के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, इसलिए सही विकल्प बी हो जाएगा, केवल 2, है ना। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 7 है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें तैयार माल पर आयात शुल्क उसे बनाने में उपयोग होने वाले कच्चे माल या मध्यवर्ती इनपुट पर आयात शुल्क से कम होता है। दूसरा कथन है कि इस तरह की शुल्क संरचना घरेलू मूल्यवर्धन को हतोत्साहित कर सकती है, क्योंकि इससे तैयार माल का आयात स्थानीय विनिर्माण की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ता हो जाता है। अब बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या तो न तो एक नहीं दो। असल में जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है या आईडीएस है या उल्टी शुल्क संरचना एक कर या शुल्क विसंगति है, जो कि विदेशी निर्यातकों की तुलना में घरेलू निर्माताओं के लिए असमान प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाती है। तो ये जो उल्टी शुल्क संरचना होती है, ये मतलब इसमें सब चीज़ उल्टा होता है। जहाँ जो एक मानक आर्थिक मॉडल होता है उसमें क्या है कि जो स्थानीय उद्योग हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए जो तैयार उत्पाद होते हैं उन पर शुल्क जो है आमतौर पर अधिक होता है, और उत्पादन लागत को कम करने के लिए कच्चे माल पर शुल्क कम होता है। वहीं ये जो उल्टी शुल्क संरचना जब होती है तो ये सिस्टम को उलट दिया जाता है, और जो मध्यवर्ती इनपुट या कच्चे माल होते हैं उन पर आयात शुल्क जो है ये अधिक होता है, और जो तैयार उत्पाद होते हैं उन पर जो शुल्क होता है ये कम होता है। तो पहला कथन जो है सत्य है। दूसरा कि इस तरह की शुल्क संरचना घरेलू मूल्यवर्धन को हतोत्साहित कर सकती है, क्योंकि इससे तैयार माल का आयात, यानी कि जो तैयार माल है उसका आयात करना स्थानीय विनिर्माण की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ता हो जाता है। तो ये भी कथन सत्य है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि एक और दो दोनों कथन जो हैं ये सत्य हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के संबंध में। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 8 है कि आर्थिक विश्लेषण में अक्सर उपयोग किया जाने वाला हर्फिन-डाहल हिर्समैन सूचकांक या HHI मुख्य रूप से निम्नलिखित को मापने से संबंधित है। व्यापार या बाजार संरचना में एकाग्रता की मात्रा, या वस्तुओं और सेवाओं के सभी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति का स्तर, या बाह्य व्यापार में मुद्रा अवमूल्यन की सीमा, या उत्पादक क्षेत्रों में विदेशी निवेश की मात्रा। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि ये जो हर्फिन-डाहल हिर्समैन इंडेक्स है असल में एक मानक माप है जिसका उपयोग अर्थशास्त्रियों और जो नियामक हैं जैसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या अमेरिकी न्याय विभाग, इनके द्वारा किसी विशेष उद्योग की बाजार एकाग्रता और प्रतिस्पर्धात्मकता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सही विकल्प ए हो जाएगा कि व्यापार या बाजार संरचना में एकाग्रता की मात्रा को मापने से संबंधित है हर्फिन-डाहल हिर्समैन सूचकांक। अगला 9वां नंबर प्रश्न है कि पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी कि NBS न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसे रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत सब्सिडी उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर की मात्रा से जुड़ी होती है।
यह योजना केवल यूरिया उर्वरकों को कवर करती है और इसमें फास्फेटिक और पोटेशियम युक्त उर्वरक शामिल नहीं है। बताना है इनमें से कौन से कथन शामिल हैं। सही विकल्प केवल एक और दो, दो और तीन, केवल एक और तीन, केवल एक, दो और तीन। बताना है इनमें से क्या सही है। तो असल में जो पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना है, यह भारत की उर्वरक नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, जो उत्पाद आधारित सब्सिडी से हटकर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की ओर अग्रसर है। पहला कथन सत्य है कि अप्रैल 2010 में उर्वरक रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा किया गया था और यह रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के द्वारा किया जाता है, इसका देखरेख। और इस योजना के तहत सब्सिडी उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर की मात्रा जुड़ी होती है और यह उससे संबंधित है, यानी कि इन पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। तीसरा कथन गलत है कि यह योजना केवल यूरिया उर्वरकों को कवर करती है, क्योंकि भारतीय उर्वरक नीति में यही सबसे महत्वपूर्ण अंतर है, जहां एनबीएस योजना में यूरिया को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि जो यूरिया है उस पर सब्सिडी कानून द्वारा नियंत्रित और उत्पाद आधारित होता है, जिसमें सरकार जो है अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करती है। और ये जो एनबीएस योजना है यानी कि पोषक तत्व आधारित सब्सिडी है, असल में विशेष रूप से गैर यूरिया उर्वरकों के लिए ही लागू है। तो यहाँ पे सही विकल्प पहला और दूसरा हो जाएगा, इसलिए सही विकल्प ए हो जाएगा। केवल एक और दो कथन इसमें सही है। अगला 10वां प्रश्न है हमारा कि विश्व व्यापार संगठन WTO ढांचे के तहत अनिवार्य लाइसेंसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह किसी सरकार को पेटेंट धारक की सहमति के बिना विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों जैसी परिस्थितियों में पेटेंट प्राप्त दवा के उत्पादन को अधिकृत करने की अनुमति देता है। दूसरा कथन है कि यह केवल जीवन रक्षक दवाओं तक ही सीमित है। तीसरा कथन है कि पेटेंट धारक को पर्याप्त पारिश्रमिक पर प्राप्त करना आवश्यक है। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो, तीन। तो असल में जो विश्व व्यापार संगठन का एक जो अनिवार्य लाइसेंसिंग है, यह विश्व व्यापार संगठन के जो ट्रिप्स समझौता हुआ है, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू, उसके तहत एक लचीलापन है और यह सरकार को जो पेटेंट धारक होते हैं उनके अधिकारों और जनहित के बीच संतुलन बनाने की अनुमति देता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पहला कथन सत्य है कि अनिवार्य लाइसेंसिंग किसी सरकार को पेटेंट धारक की सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को पेटेंट प्राप्त उत्पाद का उत्पादन करने या पेटेंट प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए अधिकृत करने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है विशेष परिस्थिति में। और ये दूसरा कथन कि यह केवल जीवन रक्षक दवाओं तक ही सीमित है, ये गलत है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये आम धारणा बन गई है कि सिर्फ जीवन रक्षक दवाओं तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है। मतलब इसे किसी भी पेटेंट के लिए किए गए आविष्कार पर भी लागू किया जा सकता है। हालांकि व्यवहार में इसका उपयोग जो अक्सर हुआ है वो सस्ती और सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दवाई के क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन यह गलत है कि सिर्फ वहां तक ही सीमित है, जीवन रक्षक दवाओं तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है। तीसरा कथन कि पेटेंट धारक को पर्याप्त पारिश्रमिक प्राप्त करना आवश्यक है, ये भी इसका एक शर्त है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, केवल एक और तीन। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा होगा तो ज़रूर इसे लाइक करें। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।